Hello, learners. Welcome back to Fluent English with Nishika. Today, we are going to explore one of the most inspiring chapters of Class 10th English, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. अब ये जो चैप्टर है, जब मैं ये चैप्टर फिनिश करूँगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी इससे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने कवर अप की हैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश में. सो स्टे टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर बोर्ड बूस्टर्स. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. अगर हम बात करें ऑथर के बारे में, यानी जिन्होंने ये लिखा है, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला. इनका जन्म हुआ था 1918 में और इनका देहांत हुआ था 2013 यानी 2013 में. और ये थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट और इनको माना जाता था वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर. इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सोशल इशू के लिए लड़ाई की थी, यानी अपने हक के लिए लड़ाई की थी. अब वो क्या था हम आगे देखेंगे. जिस लड़ाई की वजह से इनको 27 ईयर्स प्रिजन में यानी जेल में बिताने पड़े, उस सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी, जिस सिस्टम का नाम था अपार्थीड. अब अपार्थीड क्या है? अपार्थीड है एक रेशियल सेपरेशन सिस्टम. रेशियल से हमारा मतलब है जो सिस्टम कलर के बेसिस पे लोगों को अलग अलग डिवाइड कर देता है, यानी ब्लैक और वाइट लोगों को डिवाइड करके और ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये एक सिस्टम था अपार्थीड सिस्टम. इसके तहत बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी कठिनाइयों का सामना नेल्सन मंडेला को करना पड़ा. बहुत लोगों ने उनको अपोज किया, बट क्या उनका हौसला बिल्कुल भी डगमगाया? यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. अब एक्चुअली में हमने ये तो पढ़ लिया कि अपार्थीड है क्या, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में हम और देख लेते हैं. अपार्थीड का मतलब होता है अपार्टनेस. जब हम दो चीज़ों को अलग कर देते हैं, यानी हमने दो चीज़ें जो कि एक साथ रहने के लिए बनी हैं उनको अलग अलग कर दिया, यानी अपार्ट कर दिया. इस सिस्टम के अंदर वाइट लोग जो थे उनके पास सारे राइट्स थे, यानी जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन वाइट यानी फेयर था उनके पास तो सारे राइट सारे हक थे. लेकिन जो ब्लैक थे यानी जिनका स्किन कलर डल डार्क था, ब्लैक था, उनको किसी भी चीज़ की अलाउंस नहीं थी. उनको ना ही अलाउड था कि वो वोट कर सकते हैं, ना ही उनको ट्रैवल करना अलाउड था फ्रीली कहीं पर भी कंट्री में या फिर वर्ल्ड में. और यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ में जाना भी उनके लिए प्रोहिबिटेड था, यानी मनाही थी कि वो नहीं जा सकते हैं कुछ सर्टन एरियाज़ में जहाँ पर सिर्फ वाइट लोगों का जाना अलाउड है. जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट्स ओनली, ब्लैक्स नॉट अलाउड. इससे हमें यही पता चलता है कि ब्लैक लोगों को कहीं पर भी जाना अलाउड नहीं था. और जो अपार्थीड था ये इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन से मिलकर एक सिस्टम बना था जिसने वाइट्स और ब्लैक्स को अलग कर दिया था. तो नेल्सन मंडेला वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए बहुत लोगों ने उनको अपोज किया था, बट वो अपने करेज पर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. जो मंडेला थे और उनकी जो टीम थी उन्होंने बोल दिया कि इनफ इज़ इनफ, हमारे साथ तुम लोगों ने बहुत गलत कर लिया है. और तब स्टार्ट हुई एक लॉन्ग स्ट्रगल जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए उन्होंने अपने लोगों के साथ लड़ी. अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक्सट्रैक्ट होता है जब एक बड़ी नॉवल या बड़ी किसी चीज़ किताब में से उसका कुछ हिस्सा निकाल कर आपके चैप्टर में प्रेजेंट किया जाता है. तो ये एक एक्सट्रैक्ट है मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के अंदर से, जहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने शेयर की है अपनी जर्नी, अपनी फीलिंग्स, जो दिन के बारे में जिस दिन उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था द 10th ऑफ मई 1994 में. तो उस दिन के बारे में उन्होंने पूरा इलाबोरेट किया है अपनी फीलिंग को, अपनी जर्नी को, कि वो कैसी रही थी. तो उसी एक्सट्रैक्ट को निकाल कर आपके एक चैप्टर के वे में इन्होंने आपके क्लास 10th के इंग्लिश बुक में पोर्ट्रे किया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट कम्स इट वॉज अ रेनबो डे. रेनबो डे मतलब कि एक नई शुरुआत थी. जैसे बारिश होने के बाद रेनबो निकल आता है. रेनबो किस चीज़ का प्रतीक होता है? एक नई बिगनिंग की, एक नई शुरुआत की. तो वही नई शुरुआत कंट्री के अंदर होने वाली थी, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो थे प्रेसिडेंट बन चुके थे. उन्होंने ओथ ली थी, यानी उन्होंने एक जिसको कहते हैं जब प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या जो भी बनते हैं एक पॉलिटिकल पोजीशन पे, वो लोग ओथ लेते हैं, एक प्रण लेते हैं वो उस दिन कि हम कंट्री के लिए, लोगों के लिए ये काम करेंगे. तो ये एक रेनबो डे था, एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत थी कंट्री के लिए.
इधर उधर से बहुत सारे जो अराउंड द वर्ल्ड लीडर्स हैं वो लोग सब इकट्ठे हुए थे इस हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए। यानी ये हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए था क्योंकि हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो मोमेंट वहाँ पर विटनेस यानी देखने को मिल रहा था। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, वहाँ पर विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी से हम मतलब समझते हैं कि इंसानियत की जीत हुई, यानी जो सही था उसकी जीत हुई। अब हम लोगों ने ये देखना है बोथ द ओल्ड एंड नेशनल एंथम्स एंड द न्यू एंथम वर संग, मतलब जो ओल्ड नेशनल एंथम थे और जो न्यू नेशनल एंथम थे उनको गाया गया था ताकि यूनिटी का एक सिंबलाइजिंग हो कि जो वाइट्स हैं और जो ब्लैक्स हैं उनके बीच में यूनिटी है। ये सिंबलाइज करने के लिए पुराना और नया दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे उस मोमेंट पर। अब हम बात करते हैं मंडेला की, जो उन्होंने मैसेज और अपनी फीलिंग्स को दिखाया, दर्शाया लोगों के सामने। तो मंडेला, नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने धन्यवाद किया उन ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स का जो कि अब नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि मैं आई एम द सम ऑफ ऑल दोज हु हैव गॉन बिफोर मी, यानी मैं उन्हीं लोगों का सम हूँ, यानी उन्हीं लोगों से मिलकर बना हूँ जो लोग मुझसे पहले चले गए हैं। ही न्यू दैट देयर करेज मेड दिस डे पॉसिबल। ये दिन जो आज देखने को मिल रहा है नेल्सन मंडेला को, उन्हें पता था कि ये दिन सिर्फ उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की वजह से देखने को मिल रहा है जो नेल्सन मंडेला से पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, इस दिन को देखने से पहले ही जा चुके हैं। ये उन लोगों का करेज है, ये उन लोगों की सैक्रिफाइस, उन लोगों का डिटर्मिनेशन मिलकर जो है तब ये करेज बाहर आ पाया है और तब ये दिन देखने के लिए मिला है। मंडेला ने ये भी कहा कि करेज इज़ नॉट द फियर ऑफ एब्सेंस, यानी करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, एब्सेंस है डर का, मतलब डर है ही नहीं, बट करेज का मतलब है कि हमने उस डर पर जीत हासिल कर ली है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब करेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, डर है बट उस डर के ऊपर हमने जीत हासिल कर ली है। दैट मीन्स इवन ब्रेव पीपल फील फियर। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ब्रेव हैं उन्हें डर नहीं लगता, बट उस डर से भागने की बजाय वो उस डर का सामना करते हैं डटकर, ना कि भाग जाते हैं उस सिचुएशन से। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इम्प्रेसिव लाइन उन्होंने कही थी। ही ऑल्सो रियलाइज्ड, इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो ओप्रेस्ड हैं और जो ओप्रेसर्स हैं वो प्रिजनर हैं। यानी किस चीज़ के? अब जो लोग ओप्रेस कर रहे हैं, ओप्रेस कहते हैं जो दूसरे को दबा रहा है, यानी जो लोग ओप्रेस कर रहे हैं और जो ओप्रेस हो रहे हैं वो दोनों ही प्रिजनर्स हैं, एक हेट्रेड का और एक फियर का, यानी एक नफ़रत का प्रिजनर है, यानी एक नफ़रत की वजह से सारी चीज़ें कर रहा है और दूसरा डर में सारी चीज़ें कर रहा है। तो हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमारे लेसन के अंदर से हैं, हम उन्हें देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट लाइन कह रही है द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब है दोनों, जो सफ़र कर रहा है और जो सफ़र हो रहा है, दोनों के दोनों ही किस चीज़ की वजह से है? एक हो रहा है इनजस्टिस की वजह से, यानी एक के साथ बुरा हो रहा है इसलिए, और जो दूसरा है वो हेट्रेड की वजह से, यानी नफ़रत की वजह से। चलते हैं हम दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन हमारी है करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेवरी जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप डर नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने फियर को, अपने डर को बहुत ही ब्रेवली कंट्रोल कर रहे हो और उसे अवॉइड नहीं कर रहे हो, उससे भाग नहीं रहे हो। तो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव लाइन थी। थर्ड लाइन जो हमारे पास है, आई न्यू दैट बोथ द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। उन्होंने कहा कि ट्रू पीस जो है, यानी सच्चा पीस जो है, पीस यानी शांति जो है, वो तब होती है जब हर कोई हेट यानी नफ़रत और फियर यानी डर से मुक्त हो जाए। यानी ट्रू पीस बिगेन्स व्हेन एवरीवन इज़ फ्री फ्रॉम हेट एंड फियर। यानी सच्ची जो शांति है वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हर कोई इंसान फ्री होगा नफ़रत से भी और डर से भी। अब जो हमारी तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चैप्टर हमें बताता है वो है फ्रीडम, इक्वालिटी, करेज
एंड फॉरगिवनेस। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको कहा गया है कि ये हमारे चैप्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट 4 टर्म्स हैं। जो चैप्टर है वो इन चारों चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहा है, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, करेज को, फॉरगिवनेस को। और नेल्सन मंडेला हमें यही सिखा रहे हैं कि जो रिवेंज, बदले की भावना है, वो सिर्फ लोगों को डिवाइड करती है, बट फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ़ कर देते हैं अगर हम, तो वही फीलिंग हमें यूनाइट यानी इकट्ठा कर देती है, हमें एक दूसरे से अलग नहीं करती है। अब हम क्विकली एक बारी देख लेते हैं जो जो अभी हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। पहली बात, हमारे चैप्टर के ऑथर कौन है, यानी किसने लिखा है ये, तो ये एक एक्सट्रैक्ट था, नेल्सन मंडेला ने जो लिखा था। इसके ऑथर हैं वो। सेटिंग, यानी ये सेटिंग मतलब ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा एक्सट्रैक्ट है, ये कौन से दिन किस जगह पर, इसकी सेटिंग क्या है, तो ये दिन था इनॉग्रेशन का और 10 मई 1994 का दिन था। थीम, इस चैप्टर का थीम क्या है, बेसिकली फ्रीडम और इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी मतलब लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए, फ्रीडम लोगों को फ्रीली रहने की अनुमति होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए उन्हें अपनी हर चीज़ को करने का। जो मैसेज हमारा ये चैप्टर दे रहा है वो दे रहा है करेज, फॉरगिवनेस, यानी लोगों को माफ़ करो, हर चीज़ का डट कर सामना करो, उससे भागना नहीं है। और यूनिटी, जो कि एक इंसान, एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यूनिटी यानी ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं, करेज, फॉरगिवनेस, यूनिटी, ये एक नेशन को और एक इंडिविजुअल यानी इंसान दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you liked my video. If you like the video, please hit the like, share and subscribe button. And to stay tuned, please subscribe to my channel Fluent English with Nishika. Bye bye.